हमने कल क्लासिकल कंडीशनिंग तो पूरी कर ली थी, फिर हमने स्किनर की थ्योरी है जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जिसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोला जाता है, वो हमने स्टार्ट कर लिया था। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो अपनी वॉलेंटरी क्रिया करता है कि यहाँ पर उस सब्जेक्ट के पास कोई पाबंदी नहीं है, उसका मन करे वो वहां घूम सकता है और अपनी रिस्पॉन्स को कर सकता है। तो आज हम इसमें आगे शुरू करेंगे। हमने इसमें चेनिंग, शेपिंग है और पढ़ लिया था, पनिशमेंट और इन्फोर्समेंट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि इसमें जो शेड्यूल ऑफ इन्फोर्समेंट है वो क्या है। एक्चुअली ये आपके क्या है, नेचर है, क्लासिक ऑपरेंट कंडीशनिंग की नेचर क्या है, किन प्रिंसिपल पर ये थ्योरी काम करती है, तो वही प्रिंसिपल हमने किए हैं। पहले हमने इसमें पढ़ा था कि हम इस थ्योरी में 4 तरह से रिस्पॉन्स करना सीखते हैं, जिसमें आपके रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट है। रिइंफोर्समेंट आपका नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है। सेकंड था आपका पनिशमेंट, जिसमें नेगेटिव पनिशमेंट और पॉजिटिव पनिशमेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसमें एक शेपिंग का कॉन्सेप्ट होता है और एक चेनिंग का कॉन्सेप्ट होता है। और आज हम इसमें पढ़ेंगे शेड्यूल ऑफ रिइंफोर्समेंट क्या है, कि रिइंफोर्समेंट का एक तरीका है कि हम कब कब उसको रिइंफोर्समेंट देंगे। देखो, एक तो ये होता है कि आपको लगातार रिइंफोर्समेंट दिए जाएं, यानी कि जैसे आपने 1 घंटे के लिए आपको मैंने कुछ काम दिया है और उस 1 घंटे के हर 10 मिनट के बाद, यानी कि कंटिन्यूअस है, हर 10 मिनट के बाद मैं आपसे पूछूंगी या फिर मैं आपको कुछ एक ऐसा रिइंफोर्समेंट दूंगी जिससे आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी और आप उस काम को कंटिन्यूअसली करते रहोगे। पार्शली क्या है कि इसमें मैं कभी आपको 3 ट्रायल के बाद, कभी 5 ट्रायल के बाद, या फिर टाइम भी हम ले सकते हैं, कभी मैंने 7 मिनट के बाद आपको रिइंफोर्समेंट दे दिया या फिर मैंने आपको 15 मिनट के बाद रिइंफोर्समेंट दे दिया, कि यहाँ पर पार्शियल में कोई फिक्स चीज नहीं है कि हम उसको रिइंफोर्समेंट कब देंगे। यहाँ पर हमारी इच्छा है हम उसको किस टाइम देंगे, लेकिन कंटिन्यूअस में क्या है कि लगातार उसको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो लर्निंग की बात आती है, कंटिन्यूअस शेड्यूल में जो लर्निंग है वो हम अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। कंटिन्यूअस शेड्यूल में हमारी लर्निंग प्रोसेस धीरे हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें रिइंफोर्समेंट तो मिलना ही, हम काम करें या ना करें, क्योंकि वो जो शेड्यूल बना रखा है कंटिन्यूअस का, वो चीजें यहाँ होती हैं। लेकिन पार्शियल में क्या, हमें नहीं पता कि हमें रिइंफोर्समेंट कब मिलेगा, तो हम उस काम को अपने पूरे प्रॉपर तरीके से करते रहते हैं और इस चीज का हमें वेट रहता है कि क्या पता हमें कब रिइंफोर्समेंट मिल जाए, और उस रिइंफोर्समेंट को पाने के लिए हम अपने काम में अच्छी मेहनत लगाते हैं। तो यहाँ पर लर्निंग उसकी मजबूत हो जाती है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट ज्यादा सीखता है। इंटरमीडिएट शेड्यूल क्या होता है, इसमें यह है कि हम 3-4 काम इकट्ठे कर रहे हैं। इसके बाद जो आपकी शेड्यूल ऑफ इन्फोर्समेंट है, यहाँ पर 4 प्रकार के बताए गए हैं। फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल और वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। देखो, जहां पर इंटरवल की बात आती है वो क्या होता है कि टाइम गैप मिलता है, यानी कि 10 मिनट के बाद, 7 मिनट के बाद या फिर 15 मिनट के बाद, जहां पर भी इंटरवल का काम आ जाता है। इंटरवल का मतलब क्या है कि टाइम से रिलेटेड, कि हर 10 मिनट के बाद उसको रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा और हर 15 मिनट का उसको रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा। लेकिन रेशो क्या है, रेशो में हम देखेंगे कि हमें किस टाइम उसको रेशो में देना है, कि उसको 4 ट्रायल के बाद हम उसको रिइंफोर्समेंट देंगे या फिर हम उसको 15 ट्रायल के बाद रिइंफोर्समेंट देंगे। तो इन दोनों चीजों का यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है। तो जो लर्निंग हमारी होती है सबसे ज्यादा, वो आपका वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में हम लर्निंग ज्यादा कर पाते हैं। फिक्स्ड में हम लर्निंग नहीं सीख पाएंगे। फिक्स्ड में क्या है कि वो चीजें फिक्स हो चुकी हैं कि हमें काम करें या ना करें, लेकिन रिइंफोर्समेंट हमें मिलता रहेगा। लेकिन वेरिएबल में कुछ भी फिक्स नहीं है, हमें काम करना है, हमें नहीं पता कि हमें कितने ट्रायल के बाद रिइंफोर्समेंट मिल जाए। तो जो शेड्यूल है, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगे। इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे, इसमें इन्होंने 1995 में और 1994 में कुछ की है स्टडी। तो वहां पर इन्होंने ये बताया है कि प्रत्येक दिन में व्यक्ति विभिन्न विभिन्न तरह के काम करता है। जैसे आप भी अपनी तरफ से लगा सकते हो कि डेली आप कितने काम करते हो। जैसे हम किसी स्टूडेंट को देखते हैं तो क्या करता है, वो होमवर्क भी करता है, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ मिलता भी है, वो फोन पे बातचीत भी करता है,
साथ में क्या करता है, वो टीवी भी देखता है, मोबाइल भी देखता है। तो जो हम लगातार दिन में एक साथ काफी काम करते हैं, तो वो क्या होता है आपका कॉन्करेंट शेड्यूल ऑफ रिइंफोर्समेंट, कि हमने बहुत सारे काम एक साथ कर लिए और हमें उसमें क्या है, रिइंफोर्समेंट मिल रहा है। तो इसमें व्यक्ति क्या है, जो उसका बिहेवियर है वो दो या दो से अधिक अनुक्रियाओं के बीच में एक अल्टरनेट होता है। जैसे आप घर का काम करते हुए या फिर आप फोन पर बातचीत करते हुए वॉक भी कर सकते हो। कई बार क्या है, आप टीवी की तरफ भी देख सकते हो। तो ये क्या है आपका, एक समय में दो तीन बिहेवियर जब हम करते हैं तो उसको ये बोला जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, अपने सभी अनुक्रियाओं के लिए वो फ्री होता है, और फ्री होकर जितना अच्छा काम वो करेगा उसमें उसको उतना अच्छा रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा। अब एलसमोर और मैकब्रीड ने ये बताया है कि जो समवर्ती सूची है, यानी कि जो कॉन्करेंट शेड्यूल रिइंफोर्समेंट है, उसके लिए हम जो ह्यूमन है और जो एनिमल्स हैं, दोनों क्या है, अपने व्यवहार के लिए वो चॉइस करते हैं कि हमें किस प्रकार का बिहेवियर करना है और किस तरीके के अगर हम बिहेवियर करेंगे तो हमारी स्टडी अच्छे से हो जाएगी। तो इसमें ना कहीं उनके जो डिफरेंट डिफरेंट वो व्यवहार करते हैं, उनमें से हम कुछ नहीं चुनते, लेकिन वो खुद की जो अपनी क्रिया करते हैं, अपने रिस्पॉन्स करते हैं, और जिन रिस्पॉन्स को करने से बार बार उसको रिइंफोर्समेंट मिलता है, यानी कि शाबाशी मिलती है। जैसे आप लोग अगर डेली काम करते हो, आप बहुत सारे काम करते हो, लेकिन कुछ काम ऐसे आप करते हो जिनसे आपको शाबाशी मिलती है, या फिर जिनको करने से आप खुश होते हो कि हाँ अगर मैं ये काम करूंगा तो इस काम के बदले में मुझे ये इनाम मिलेगा। तो हम उसी बिहेवियर को क्या करते हैं, बार बार पुनर्बलित करते हैं, यानी कि बार बार हम उसी काम को करने के लिए उसकी तरफ झुक जाते हैं। इसको बोलते हैं मैचिंग लॉ। मैचिंग लॉ क्या है कि हमारे टोटली बिहेवियर में से जो हमारा बिहेवियर सबसे अच्छा होता है और जिसको हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें रिइंफोर्समेंट मिलता है, उसको बोलते हैं मैचिंग लॉ। ये हमने इसकी नेचर पढ़ी है कि इसमें क्या क्या हमारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, कि जो हमारी साधनात्मक अनुबंधन की जो लर्निंग है, सीखने की प्रक्रिया है, इसमें हम कितनी तरह से सीख सकते हैं। यहाँ पर टाइप्स हैं। तो ये जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग है या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है, इसको स्किनर ने दिया था, और स्किनर ने इसके अंदर क्या किया है कि उसको फ्री रिस्पॉन्डिंग सिचुएशन में रखकर व्यवहार को सिखाया है। जैसे पेवलोव ने क्या किया था, उस डॉग को एक बॉक्स के अंदर बांध दिया था और उसको एक जगह खड़े होकर रिस्पॉन्स करना था। लेकिन स्किनर ने क्या किया है, उसको एक बॉक्स में तो रखा है लेकिन उसको किसी चीज से अटैच नहीं किया। उसने उस सब्जेक्ट को ओपनली छोड़ा है, लेकिन एक कमरे के अंदर या फिर एक बॉक्स के अंदर ही छोड़ा है। तो यहाँ पर उसने एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन लेकर आए थे, तो स्किनर बॉक्स या पजल बॉक्स का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी स्किनर ने दी थी, और स्किनर ने जो बॉक्स बनाया था, जिस बॉक्स में उसने उस चूहे को या फिर उस रैट को रखा था, उसका नाम इसने रख दिया था स्किनर बॉक्स या फिर पजल बॉक्स। इसमें क्या है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्राणी इसमें अनुक्रिया स्वयं करता है, न कि कोई विशेष स्टिमुलस द्वारा उत्तेजित होकर करता है। यानी कि पेवलोव ने क्या किया था, उस डॉग ने लार कब सीक्रेट की थी, जब उसके सामने भोजन आया था। यानी कि उसके सामने पहले स्टिमुलस था और उसके बाद उस डॉग ने रिस्पॉन्स किया था। लेकिन स्किनर यहाँ ये बोल रहा है कि इसमें व्यक्ति के सामने कोई स्टिमुलस नहीं आता, पहले उसको रिस्पॉन्स करना होता है। रिस्पॉन्स करेगा तो उसको स्टिमुलस मिलेगा, यानी कि अगर वो कोई क्रिया करेगा और उसके बाद उसको भोजन मिलेगा। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं आर कंडीशनिंग, कि हमारी रिस्पॉन्स कंडीशनिंग है ये। और वो हमारी जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी वो क्या थी, एस कंडीशनिंग थी, कि स्टिमुलस के साथ कंडीशनिंग करनी सिखाई गई थी। लेकिन ये इस लर्निंग में क्या है कि हमें रिस्पॉन्स करना है पहले, इसलिए इसको आर लर्निंग बोला गया, रिस्पॉन्स लर्निंग बोला गया है। इसमें इसको थॉर्नडाइक और स्किनर दोनों ने इसके अंदर प्रयोग किए हैं। और जो थॉर्नडाइक को हम नेक्स्ट हमारी थ्योरी है ट्रायल एंड एरर, इसने एक नियम दिया था लॉ ऑफ इफेक्ट। तो उस लॉ ऑफ इफेक्ट से प्रभावित होकर स्किनर ने अपनी थ्योरी दी थी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं, क्या टाइप्स हैं। रिवार्ड ट्रेनिंग, अगर आपको ये बताया जाए कि रिवार्ड आपको कब मिलेगा, जब आप कोई काम करोगे या फिर आपको कोई अचीवमेंट मिल जाए तो ही आपको रिवार्ड मिलता है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, आपकी नंबरिंग अच्छी आती है, या फिर घर में कुछ ऐसा काम है कि आपने वो कर दिया, तो उससे क्या है, आपको शाबाशी मिलेगी, आपके पेरेंट्स आपको शाबाशी देंगे। तो ऐसा काम
जिसको करने से हमें रिवार्ड मिलेगा उसको बोलते हैं रिवार्ड ट्रेनिंग। तो इसमें क्या था कि स्किनर ने उस चूहे को उस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था और खुला छोड़ दिया था। तो उस चूहे ने उसकी पूरी मतलब वो उसमें घूमकर उसने देखा, तो उसने देखा कि यहाँ पर कुछ लीवर टाइप भी है, कुछ बटन्स भी है। जैसे उसने लीवर को प्रेस किया, जैसे ही उसका पंजा उस लीवर पर पड़ा, उससे प्रेस हो गया और लीवर के प्रेस होते उसके सामने भोजन आ गया। तो यहाँ से उसने क्या सीखा कि जैसे जैसे मैं इस लीवर को प्रेस करता चला जाऊंगा तो मुझे रिवार्ड मिलेगा, यानी कि मुझे भोजन मिलेगा। तो इस ट्रेनिंग को बोलते हैं रिवार्ड ट्रेनिंग। इस तरह से पुरस्कार प्रशिक्षण की सबसे मुख्य आवश्यकता यह है कि मानव और पशु पहले कोई उपयुक्त अनुक्रिया करता है और बाद में उसको डिजायरेबल रिजल्ट मिलता है। अब जैसे देखो, अगर आपको अपने पेरेंट्स से शाबाशी लेनी है तो पहले आपको रिस्पॉन्स करके उनको दिखाना होगा, और जब आप रिस्पॉन्स कर दोगे तो फिर आपके पेरेंट्स आपसे खुश हो जाएंगे, यानी कि जो आप डिमांड उनसे रखना चाहते हो वो डिमांड आपकी पूरी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके कॉलेज का कोई टूर जा रहा है तो आप भी उसके साथ जाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आप अपने पेरेंट्स को कैसे मनाओगे? पहले आपको रिस्पॉन्स करना है, आप उनको बताओगे कि क्या पर्पस है, किस वजह से हम उस ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, टूर पर जा रहे हैं, कि वो हमारा एजुकेशनल टूर है या फिर हमें अपने फ्रेंड्स से कुछ टाइम हमें वहां मिल जाएगा। तो आपको पहले रिस्पॉन्स करके उनको सिखाना है और फिर जो आपका डिजायरेबल रिजल्ट है कि आपको वहां जाने की परमिशन मिल जाएगी। अब है डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग। डिस्क्रिमिनेशन में क्या है कि हमारे सामने दो चीजें होंगी और हम उन दो में डिफरेंस करना सीख जाएंगे। तो इस तरह की कंडीशनिंग में क्या हुआ था कि एक बॉक्स था उस चूहे के सामने, तो वहां पर एक लाइट भी थी और वो लीवर भी था। तो उसने डिफरेंस करना सीखा कि जब लाइट ऑन होगी और लाइट ऑन होने पर वो लीवर को प्रेस करेगा तो उसको भोजन मिलेगा, और जब लाइट ऑफ कर दी जाती है तो उसको भोजन नहीं मिलता। तो यहाँ पर उस चूहे ने क्या सीखा कि मैंने पहले तो ये सीखा था कि जब मैं उस लीवर को प्रेस करूंगा तो मुझे भोजन मिल जाएगा, लेकिन उसको डिस्क्रिमिनेशन सिखाया गया कि नहीं, मुझे तो लीवर प्रेस करने में भोजन नहीं मिल रहा है। तो उसने देखा कि जब लाइट ऑन होती है, जब कमरे में रोशनी आ जाती है और मैं लीवर को प्रेस करता हूँ तो मुझे भोजन मिल रहा है, अदरवाइज अगर लाइट ऑफ है और मैं लीवर को प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे भोजन नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर चूहे ने क्या क्रिया करना सीखी, लाइट ऑन होने के बाद जब वो लीवर प्रेस करता है तो उसने रिस्पॉन्स करना सीख लिया, और जब लाइट ऑफ करते हैं तो उसने लीवर प्रेस नहीं किए। तो यहाँ पर इसने डिफरेंस ये कर लिया कि लाइट ऑन होगी तो मुझे भोजन मिलेगा, लाइट ऑफ में अगर मैं कोई रिस्पॉन्स करूंगा तो मुझे भोजन नहीं मिलेगा। ये डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है यहाँ। फिर है एस्केप ट्रेनिंग, यानी कि उसको उस चीज से बाहर चलना सिखाया गया। जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये आपका है एस्केप ट्रेनिंग का। इसमें ये दो बॉक्स हैं। दो बॉक्स क्या है ये, एक तो ये है आपका, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स, इसको बोलते हैं व्हाइट बॉक्स। व्हाइट बॉक्स में यहाँ लाइट है और यहाँ ब्लैक बॉक्स में कोई लाइट नहीं है। अब वो चूहा यहाँ ब्लैक बॉक्स में है, एक बार वो रेड व्हाइट बॉक्स में आता है। व्हाइट बॉक्स में क्या है कि जब लाइट ऑन होती है तो उसको साथ में करंट मिलता है। तो इस करंट से बचने के लिए वो इस ब्लैक बॉक्स में आ जाता है। ब्लैक बॉक्स में कोई करंट नहीं है, यहाँ पर ये अंधेरा है। तो उस चूहे ने क्या सीखा कि 10 से 15 सेकंड के टाइम के बीच में उसको करंट दिया गया था। तो फिर वो उसने क्या किया, इस करंट से बचने के लिए पहले तो उसने करंट को लिया, लेकिन जैसे ही उसको ये लगा कि व्हाइट बॉक्स में आता हूँ तो मुझे करंट लग रहा है, तो उसने यहाँ से करंट से बचने के लिए अपने आप को वो यहाँ ले आता है। तो यहाँ आने के बाद वो करंट से बच जाता है। देखो, एस्केप ट्रेनिंग को रिलीफ ट्रेनिंग भी कहा जाता है। इस तरह के प्रशिक्षण में एक विशेष बॉक्स तैयार किया जाता है जिसको स्टल बॉक्स कहा जाता है। इस बॉक्स में दो कंपार्टमेंट होते हैं। इन दोनों कक्षों के बीच एक दरवाजा होता है जिसे ऊपर नीचे किया जा सकता है। नीचे की गिरा देने से एक कक्ष में दूसरे से अलग हो जाता है, यानी कि जो डोर हम ओपन करते हैं अगर हम उसको नीचे कर देंगे तो दोनों वो एक जैसे हो जाएंगे और फिर दरवाजा उसके सामने से हट जाएगा। तो यहाँ पर उसने क्या किया था कि सब्जेक्ट जो डॉग था उसको सब्जेक्ट बना लिया गया था और इसमें वो रोड भी लगाए गए थे। फिर यहाँ पर उसको हल्का सा शॉक दिया गया था। शॉक लगते ही वो डॉग बेचैन हो जाता था और वो इधर उधर भाग कर दरवाजे को पार करके दूसरे कक्ष में आ जाता था और फिर वहां पर उसको करंट नहीं मिलता था। तो उसने ये देखा कि जब भी मैं व्हाइट बॉक्स में जाता हूँ, व्हाइट बॉक्स में जाते ही मुझे क्या मिलता है, शॉक मिलता है। तो उस शॉक से बचने के लिए वो क्या करता है, वो ब्लैक बॉक्स में आ जाता है।
तो यहाँ पर वो क्या करता है, एस्केप, अपने आप को एस्केप कर लेता है कि मुझे ये करंट नहीं लेना, मुझे इस चीज से बचना है। अब जैसे आपकी है कोई फ्रेंड है जिससे कुछ आपका मतलब मिसकंसेप्ट हो गया है या फिर कुछ बातचीत आपकी बंद हो गई है, तो जैसे आपको ये लग रहा है कि हाँ वो सामने से आ रही है, तो आप उससे बचना चाहते हो। जैसे ही वो आएगी, वो मुझे डांटेगी, तो आप उसके आने से पहले क्या करते हो, अपने आप को एस्केप कर लेते हो, उससे दूर हटा लेते हो, तो होता है एस्केप लर्निंग या एस्केप रिस्पॉन्स। उसके बाद आपका अवॉइडेंस ट्रेनिंग। अवॉइडेंस क्या है, किसी चीज से दूर हट जाना। तो जो अवॉइडेंस ट्रेनिंग है, इसमें जो पशु है, जो सब्जेक्ट है, उसको पनिशमेंट से बचना सिखाया जाता है कि आपको दंड से कैसे बचना है, यहाँ पर उसको ट्रेनिंग दी जाती है। अब यहाँ पर एक टाइम फिक्स होता है, अगर वो उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो क्रिया करता है तो उसको दंड नहीं मिलता। अगर वो उस टाइम के बाद में कोई रिस्पॉन्स करता है, यानी कि टाइम बीतने के बाद वो करता है, तो उसको दंड मिलता है। यानी कि ये चीज है कि अगर आपको 1 मिनट का टाइम दिया गया, अगर आपने उस 1 मिनट के टाइम में वो काम पूरा कर दिया तो आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। अगर 1 मिनट के बाद तक भी आपने वो काम नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको एक करंट दिया जाएगा जिसको बोलते हैं दंड। तो अवॉइडेंस ट्रेनिंग में क्या है कि वो उस करंट से बचना सीख लेता है। तो इसमें भी स्टल बॉक्स का यूज किया जाता है। यहाँ पर भी 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक आपका व्हाइट कंपार्टमेंट होता है, एक ब्लैक कंपार्टमेंट होता है। और आप एक बात यहाँ ध्यान रखें कि जो आपके एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसमें काफी बार आएंगे व्हाइट कंपार्टमेंट और ब्लैक कंपार्टमेंट। तो व्हाइट कंपार्टमेंट जहां होगा वहां पर लाइट होगी और साथ में करंट भी दिया जाएगा। लेकिन जब ब्लैक कंपार्टमेंट होता है वहां पर लाइट नहीं होती, कोई करंट नहीं होता। तो 10 से 15 मिनट का टाइम होता है। अगर 10 से 15 मिनट के टाइम तक वो व्हाइट बॉक्स से ब्लैक बॉक्स में आ जाता है तो उसको करंट नहीं मिलता। अगर वो 10 से 15 सेकंड तक व्हाइट बॉक्स के अंदर ही रहता है तो उसको क्या मिलता है, उसको करंट मिलता है। तो इस तरीके से क्या है कि वो अपने आप को उस करंट से अवॉइड करने के लिए ब्लैक बॉक्स में उसी टाइम आ जाता है। पहले तो उसको करंट लगता है, लेकिन वो देखता है कि करंट बार बार लग रहा है, तो शायद मैं दूसरे बॉक्स में जाकर देख लूं तो मुझे करंट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर वो उस रिस्पॉन्स को अवॉइड करना सीख जाता है कि नहीं, मुझे तो व्हाइट बॉक्स में करंट लगेगा, तो मैं ब्लैक बॉक्स में आ जाता हूँ। यहाँ पर क्या है, अवॉइडेंस लर्निंग कंडीशनिंग से क्या है, एक लर्न हेल्पलेस का कॉन्सेप्ट भी निकल कर आया है कि व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्या रिस्पॉन्स करूं। अब इसमें क्या है, उस एक स्टडी की थी मेयर और सेलिगमैन ने की थी। और जो सेलिगमैन है, इसको इसका ही नाम लिया जाता है अवॉइडेंस, ये लर्न हेल्पलेसनेस में। जैसे उस डॉग को जो पीछे बॉक्स दिखाया गया था, इसको इस बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, व्हाइट बॉक्स में। और जो ब्लैक बॉक्स है इसमें इसका दरवाजा ओपन नहीं किया जाता। तो यहाँ पर वो डॉग बैठा हुआ है और उसको बार बार करंट मिल रहा है। डॉग भागता है लेकिन बॉक्स बंद है, चारों तरफ वो पैर मारता है, अपने आप को नोचता है, खसोटता है, लेकिन उसको इतना मौका नहीं मिल रहा कि वो ब्लैक बॉक्स में आ जाए। तो क्या होता है, उस डॉग को पता है कि मुझे बचना है और बचने के लिए मुझे इस दरवाजे के पार जाना, लेकिन वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा। तो क्या करता है, वो कुछ टाइम तक हाथ पैर मारता है, नोचता खसोटता, लेकिन फिर क्या है, वो असहाय हो जाता है। उसको ये लगता है मैं कितनी ही मेहनत कर लूं लेकिन मुझे इस करंट से बचना नहीं पाया जाएगा, मैं इस करंट से नहीं बच पाऊंगा। फिर क्या होता है, जब उसको इतना सिखा दिया जाता है कि आपको बार 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 करंट ही मिलेगा, तो डॉग वहीं बैठा रहता है। तो लास्ट में जो एक्सपेरिमेंटर दरवाजे को खोल देता है और फिर वो करंट देता है। तो डॉग को ये लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, मैं यहीं बैठा रहूंगा और करंट को लेता रहूंगा। कि व्यक्ति जानते बूझते हुए भी कि हाँ मुझे यहाँ करंट लग रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो उसको बोलते हैं लर्न हेल्पलेसनेस। जैसे कई बार आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपको ये लगता है कि हाँ सिचुएशन मेरे हाथ से बाहर है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो वहां पर भी क्या होता है, हमारे अंदर लर्न हेल्पलेसनेस आ जाती है कि सब कुछ जानते हुए भी कि हाँ मुझे इसको इस तरीके से सोल्व करना है, हम उसको सोल्व नहीं कर पाते। तो ये क्या है, आपका लर्न हेल्पलेसनेस। जैसे आपको मैं बताऊं कि गांव में जो बैल होती हैं और जो खेतों में लोग जाते हैं उसको लेकर, तो वहां पर वो जो किसान होता है या फिर जो व्यक्ति उसको बार बार छड़ी से मारता है, तो भागता कुछ देर के लिए तो भागता है, लेकिन बाद में क्या करता है, वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है।
क्योंकि उसके अंदर लर्न हेल्पलेसनेस आ जाती है कि मैं तो चल रहा हूँ लेकिन इतनी तेज गति से मैं नहीं चल पाऊंगा, तो वो है उसके प्रति रिस्पॉन्स करना छोड़ देता है और धीरे धीरे पैसिव स्टेज में जाते हुए वो काम करने लग जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आपका लर्न हेल्पलेसनेस है वो किस चीज को प्रूफ करता है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ अवॉइडेंस कंडीशनिंग पर को वो प्रभावित करता है। यहाँ पर ये आपका जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वहां से भी मैच कर रहा है और जो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग है वहां से भी मैच कर रहा है। तो इसमें CS क्या है, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस क्या है, वो लाइट के साथ करंट है और उसके बाद क्या है CR उसका उत्पन्न हो रहा है कि उसके लिए कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, उसको करंट लग रहा है, कंडीशन फियर भी उसको है और वो रिस्पॉन्स भी कर रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे 4-5 इसमें टाइप्स और रहेगी, वो हम कल पढ़ लेंगे।